Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं, सेशन के लिंक, सेशन के टाइमिंग्स और सेशन से रिलेटेड और भी सारी इंफॉर्मेशन. सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. साथ ही साथ लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को भी ज़रूर से कर लीजिए डाउनलोड सो दैट यू कैन अटेंड फ्री सेशंस ऑन दैट. सो लर्नर्स, आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जो कि 9th को हमारे प्रेमाइस में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑफिस में जो मॉक टेस्ट किया गया था, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लिया गया था, उसका आज एनालिसिस करेंगे. पेपर 1 का एनालिसिस विल बी डन इन 2 पार्ट्स. Preeti ma'am will taking up her part and I will be taking my part. So we'll be solving those questions which pertains to unit like communication, teaching, research, environment and reading comprehension. तो first question of my lot, मेरे lot का पहला question है, Teacher eligibility test conducted for selection of candidates for admission into teacher education institution is an example of. जैसा कि हम जानते हैं, जब हम evaluation की बात करते हैं या tests की बात करते हैं, अगर कोई भी ऐसा टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है उम्मीदवारों के चयन के लिए शुरुआती तौर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी वांट टू टेस्ट दी एप्टीट्यूड. वाई? बिकॉज ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि टेस्ट कराता है. जैसा कि अगर हम कहें यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो भी एक एलिजिबल बनाता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इसी वजह से आपको टीचिंग और रिसर्च का एप्टीट्यूड चेक किया जाता है. सो एप्टीट्यूड टेस्ट इज द राइट आंसर. Next question. Which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning systems? अब इस तरह के questions कई बार आते हैं और इनके options को change कर दिया जाता है. तो अगर हमें प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणालियों को बनाने में शिक्षार्थियों की विशेषताओं का कौन सा समूह सबसे सहायक माना जाएगा, तो कॉम्बिनेशन बना के इस क्वेश्चन का आंसर देना था. सो ये थे आपके ऑप्शंस और इसका सही जवाब होगा बी, जिसमें आता है आपका ए, सी, डी एंड एफ. अब क्या है ये सारा? अगर हमें अपनी टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाना है, तो अगर बच्चों को विषय के संबंध में शिक्षार्थियों को अगर पूर्व अनुभव होगा तो ये बहुत हेल्प करता है. अबिलिटी ऑफ लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट. कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में बच्चे उतने दे आर नॉट प्रोफिशिएंट, या उनकी जो कमांड होती है वो उतनी नहीं रहती है. बट अगर उनकी एबिलिटी हाई रहती है इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट, देन इट बिकम्स ईजियर एंड इट बिकम्स बेटर. हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, हर बच्चे की अपनी लिमिटेशन होती है. ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा हो, साइंस में अच्छा हो या ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा हो. सो अकॉर्डिंगली अगर उस बच्चे की एबिलिटी उस सब्जेक्ट के साथ मैच कर जाए तो दैट बिकम्स वेरी इफेक्टिव. स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड. अगेन लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर भी हो सकता है, बहुत हेल्पिंग भी हो सकता है. सो स्टूडेंट का लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. और इन सब के साथ अगर छात्रों को प्रेरक अभिविन्यास कर दिया जाए, मोटिवेट कर दिया जाए, ओरिएंट कर दिया जाए सही तरीके से, सो टीचिंग लर्निंग सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है. Now here, Amit is working as a teacher in primary school and wants to run classroom on a regular basis to understand the individual difference of children. So Amit प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है और बच्चों के व्यक्तिगत अंतर को समझने के लिए नियमित रूप से कक्षा चलाना चाहता है. अमित को निम्नलिखित में से किस विकल्प का अनुसरण करना चाहिए? So which of the following option should Amit follow? So he should try to know the ability and interests of student. He should try to adjust the classroom curriculum as per children's need. Both A and B and none of these. क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो पूरी तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे है, तो ये बहुत ज़रूरी है दैट द टीचर शुड अंडरस्टैंड कि बच्चों की क्या एबिलिटी है, क्या उनके इंटरेस्ट है. साथ साथ उन्हें क्लासरूम के करिकुलम को बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट अगर कर दिया जाए तो ये क्लास जो है हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर कर लेगी.
Next is, which of the following phase of teaching is associated with evaluation activities to determine students learning? So जैसा कि हम जानते हैं कि टीचिंग अगर हम ओवरऑल एक प्रोसेस की तरह देखें तो उससे टीचिंग जो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है उससे पहले प्लानिंग होती है और टीचिंग के बाद हम करते हैं इवैल्यूएशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में इवैल्यूएशन के बारे में पूछा गया है कि मूल्यांकन गतिविधियों से संबंधित कौन सी स्टेज है। तो प्री एक्टिव प्रिपरेशन, प्री एक्टिव प्लानिंग, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो सही आंसर होगा पोस्ट एक्टिव। ये इंटरएक्टिव स्टेज जो है ये एक्चुअल इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग की स्टेज है और ये हमारी प्लानिंग की पहले की स्टेज है जो कि क्लासरूम एंट्री से पहले की जाती है। Learning disability in mathematics can be most appropriately assessed by which of the following test? तो अगर हमें कौन सा ऐसा परीक्षण होगा जिसके द्वारा हम गणित में अधिगम अक्षमता का सबसे उपयुक्त आंकलन कर सकते हैं? तो क्या हम स्क्रीनिंग टेस्ट से कर सकते हैं, अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक या एप्टीट्यूड? तो जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम उस कारण को पता लगाना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जैसे कि मैथ्स। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं, हम पता लगाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी द राइट आंसर। सो लर्नर्स, बिफोर वी मूव अहेड हम आपको बता दें कि हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी लाइव है विद पेपर 1 एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2, जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बेस से फाउंडेशन से आपकी तैयारी कराई जाती है ताकि आप तैयार हो सके फॉर दिस यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम विद फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट्स। Next question. In which type of validity the accumulation of evidence occurs to support the interpretation of a measure reflects? So, validity हम अलग अलग types की validity और reliability पढ़ चुके हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी validity है जो इकट्ठा करती है, accumulate करती है evidence जो कि support करेगा जो उसे measure करना है। तो क्या measure करने की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं construct validity, जैसे कि personality एक construct है, राइट, इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है। तो जब भी हम इसे मेजर करना चाहते हैं और अगर हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं एविडेंस जो कि ये बताए कि इस पर्सन की कैसी पर्सनालिटी है, दैट मीन्स इस टूल में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। Next, which of the following samples are non-random or non-probability samples? So आप मान के चलिए कि रिसर्च में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नॉन रैंडम या रैंडम ज़रूर पूछा जाता है और आजकल थोड़े टर्म्स है उनको थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके भी यूज़ किया जाता है। तो आपको वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान देना है, शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं रैंडम सैम्पलिंग में हर किसी का इक्वल चांस होता है और वही नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा कन्वीनियंस या हमारा पर्पस आ जाता है। सो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं बी एंड डी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैंपल जब होता है तो वो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी लाइंस पे जाता है। कोटा सैम्पलिंग हम नॉन प्रोबेबिलिटी लाइंस पे करते हैं। क्लस्टर या एरिया सैंपल अगेन आपका प्रोबेबिलिटी लाइन पे जाता है। पर्पसिव आपका क्या पर्पस है स्टडी का, उस हिसाब से आप इसे नॉन प्रोबेबिलिटी पे ले जाते हैं। एंड रेप्लिकेटेड सैंपल इज ऑल्सो जब हम रेप्लिकेट कर करके कैंडिडेट्स को यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी के केस में कि कोई भी रेप्लिकेट होके आ सकता है। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिटरेचर रिव्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चीज़ सिग्निफिकेंट नहीं है शोध में साहित्य समीक्षा के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 2 आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि 2 महत्वपूर्ण है, 2 महत्वपूर्ण नहीं है। So it shows the present status of knowledge in the field of research so that significance of the proposed research question is clear. Yes or no? It demonstrates the scholarliness of thesis writer. It gives correct context to the scope of work proposed in the thesis. It fills the minimum page requirement for a thesis. तो ये तो बात समझ में आ गई कि भाई D तो होगा ही, मगर D ऑप्शन 3 ऑप्शंस में है। So what will be the right answer? The correct answer is B and D, which is least important, right? तो D तो बिल्कुल ये परिकल्पना की न्यूनतम पृष्ठ आवश्यकता को भरता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। और अगला है ये परिकल्पना लेखक की विद्वता को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे थीसिस राइटर की स्कॉलरलीनेस को नहीं बताना चाह रहे। लिटरेचर रिव्यू जो किया जाता है वो गैप फाइंड करने के लिए किया जाता है, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए किया जाता है और रिसर्चेबल एरिया को
फोकस में लाने के लिए किया जाता है, वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है. सो बी एंड डी विल बी द राइट आंसर. Now, this is the types of hypothesis and the characteristics of hypothesis. So, whether it is descriptive, null, explanatory or alternative. So, किसको हम किसके साथ मिलान करेंगे? The question in Hindi. वर्णात्मक, शून्य, व्याख्यात्मक और विकल्प. तो जैसा कि हम जानते हैं विकल्प इज ऑल्टरनेटिव, राइट. व्याख्यात्मक ऐसा जो व्याख्या करे. शून्य ऑफ कोर्स हमेशा से रहती है जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं. और वर्णात्मक जो है वो क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव लाइंस पे जाती है. So the correct answer for this is A. So when we talk about descriptive, तो उसका focus जो रहता है वो रहता है उस topic को describe या define करना. Null hypothesis ये इस बात का prediction करती है कि कोई effect नहीं है, कोई relationship नहीं है between x and y. जो भी variables हम study करना चाह रहे हैं उनके बीच में कोई relationship नहीं है. Explanatory variable इसका basically काम है कि y क्यों कोई फेनोमेना अकर किया, अगर जिस तरह से भी अकर किया उसके पीछे का वाई एक्सप्लेनेशन खोजती है. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स अ चांस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू थ्योरीज. सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्चुअली आवर हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस जिसका फोकस रहता है कि हम नई थ्योरीज को डिस्कवर कर सकें. Which of the following which of the following is a source of secondary data and research? So research में data का बहुत significance होता है, primary data होता है, secondary data होता है. So basically primary data हम खुद से collect करते हैं और secondary data किसी और के द्वारा collect होके हमारे द्वारा use किया जाता है. तो आपको इस बताना है कि निम्नलिखित में से शोध के गुण में आंकड़ों का स्रोत कहा जाता है. So relics जो कि अवशेष हो गए. किसी चीज़ का अगर आपको अवशेष मिलते हैं तो वो आपके लिए प्राइमरी है या सेकेंडरी है. नॉवल रिटन इन पास्ट बाय समवन, रजिस्टर्ड डीड्स, प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स. सो आपके लिए प्राइमरी डेटा 3 है और एक है सेकेंडरी डेटा. तो अगर नॉवल किसी के द्वारा पहले लिखी गई है तो अब आपके लिए वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा. अगर आपको किसी के अवशेष मिले हैं तो वो आपके लिए क्या है, प्राइमरी डेटा है. अगर आपको किसी की रजिस्टर्ड डीड्स मिली है, अगेन प्राइमरी डेटा. अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को देख के प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं, अगेन प्राइमरी डेटा. Which mode of communication is also known as lateral communication? So we know the different types of communication, चाहे हम horizontal की बात करें, vertical की बात करें, lateral की बात करें, diagonal की बात करें, है ना. तो इसमें एक टर्म है जो simultaneously यूज होता है. और lateral की बात करते हैं तो वो similar lines वाले कम्युनिकेशन के लिए, जिसको हम peer communication भी कहते हैं. कॉलीग्स के साथ, peers के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है सेम लाइन पे, उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और उसी को ही हम lateral communication के टर्म से भी जानते हैं. So fidelity of communication means that the person receives the message from the sender with a minimum distortion in the meaning of what was transmitted. There are 7 S's and 4 C's of effective communication which catalog the elements of effective communication. तो हमने प्रभावी संचार के बारे में पढ़ रखा है. कितने C's और कितने S's होते हैं आई बिलीव आप लोग ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. साथ साथ कंसेप्ट दिया गया है कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन की फिडिलिटी को डिफाइन करेंगे. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कम से कम प्रॉब्लम के साथ, कम से कम डिस्टॉर्शन के साथ अगर ट्रांसमिट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन में फिडिलिटी एलिमेंट है और होना भी चाहिए. मगर यहाँ पे कितने होंगे, 4S और 7Cs होते हैं. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. डिले इन रिप्लाइंग टू अ बिजनेस लेटर. तो डिले टर्म क्या है, टाइम से रिलेटेड है ना. सो डिले इन रिप्लाइंग टू अ बिजनेस लेटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो ब्रॉडली हम नॉन वर्बल और वर्बल की कैटेगरी में अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को डिवाइड करते हैं. नॉन वर्बल में बहुत सारे हैं बट यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो है जवाब में देरी. तो ये किस चीज से रिलेटेड है, टाइम स्टैम्प से रिलेटेड है. सो इन दिस केस इट विल बी क्रोनेमिक्स. Next question. According to Herbert Simon, without communication, there can be no organization because he views communication as a process whereby decisional premises are transmitted from one member of an organization to another. सो हर्बर्ट साइमन का मानना है कि बिना कम्युनिकेशन के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कोई भी डिसीजन को ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है. तो अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं भी पढ़ा है तो काफ़ी सेंस बना रहा है. तो वी कैन ऑलवेज से दैट बोथ A and R are true and R is the correct explanation of the same.
कुछ बैरियर्स बताना है आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी पॉइंट, दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो पॉलीसेमी, सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ क्लीशे, इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस. आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसे. अनेकार्थी, सरल भाषा, क्लीशे का उपयोग, वाक्यों का आसान निर्माण. तो दो ऐसे हैं जो कि बनते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड दीज टू आर पॉलीसेमी एंड यूज ऑफ क्लीशे. सो जब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हो सकता है हर आम आदमी को नहीं पता हो, लोगों को नहीं पता हो, अब उसके साथ उनकी दे मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ इट, इन दैट केस दे टर्न आउट टू बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Which of the following category has been taken as the object of negative cognition? So I believe ये मैम प्रीति मैम का है, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन. प्रीति मैम विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. Importance of launching स्वयं. तो क्या है importance of launching स्वयं? So improving gross enrollment ratio, utilizing ICT in education, focus on conventional method of teaching, or provide materials to the students. So अगर हम बात करें स्वयं की, तो उसका फोकस है कि हम किस तरह से अपना ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन को इन्हांस कर सके, साथ साथ हम किस तरह से आईसीटी को एजुकेशन में इन्वॉल्व कर सके. तो दोनों ही ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा जो कि समवेयर इन बिटवीन है. इट कैन बी टेकन अप बाय एनीवन, तो मैंने इसे ले लिया. अगर मैम भी करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड रिगार्डिंग वर्चुअल कोर्ट्स और ई कोर्ट्स? सो वर्चुअल कोर्ट्स और ई कोर्ट इज अ concept aimed at eliminating the presence of litigants or lawyers in the court and adjudication of the case online. The expansion of e-courts will ensure easy access to justice at affordable courts at all to all sections of society. तो ये थोड़ा जनरल नॉलेज के हिसाब से है कि किस जो वर्चुअल कोर्ट्स आजकल स्टैब्लिश किए जा रहे हैं फॉर स्पीडी एड्रेसल ऑफ केसेस, जिसे हम ई कोर्ट कहते हैं, वो इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है, आम नागरिक को भी ये बात पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे ई फॉर्म में अगर करते हैं तो चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी और इजी एक्सेस मिल जाएगा जस्टिस का एट एन अफोर्डेबल कोर्ट्स टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ऑफ ऑल द गैसेस विच ऑफ द मोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? अगेन एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है. तो इनमें से कौन सी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इस इम्पॉर्टेंट को ये भी समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम आधार मान के फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं. The pollutants discharged by industries seriously affect the human health because the disease pattern of urban society has a close connection with the deteriorated quality of water and air. So, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूटेंट के ऊपर ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है. तो इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज किया जाता है उसका काफ़ी हार्मफुल प्रभाव पड़ता है हमारे हेल्थ पर. ठीक है, गंभीर रूप से मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो डिजीज पैटर्न हो रहा है हमारी अर्बन सोसाइटी का, उसका काफ़ी क्लोज कनेक्शन है विद द डिटोरिएटेड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एयर. तो ये जो वाटर और एयर में डिस्चार्ज डाला जाता है बाय इंडस्ट्री, इसने काफ़ी हद तक ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित कर रखा है और बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है. सो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Which of the following is not one of the prime health risks associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratospheric ozone? तो as we all know, stratospheric ozone जो होता है वो हमारे अर्थ को यूवी रेज से, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है. तो कौन से ऐसे हेल्थ रिस्क है जो कि हो सकते हैं, जो जिसकी जिसकी जो कि हमारा ओजोन बचा लेता है, मगर यहाँ पूछा इज नॉट वन ऑफ द प्राइम. दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द थ्री आर प्राइम हेल्थ इश्यूज जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के डिप्लीशन की वजह से, यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकता है. सो skin cancer is one such problem, immune system and damage to eyes like that case of a cataract. ये तीनों चीज़ें harmful UV radiation से हो सकती है, which is because of depletion of stratospheric ozone. But increased liver cancer is not one of the option. So here we have Millennium Development Goals and major goals का explanation. तो आपको मैच करना है कि कौन सा गोल किस मेजर गोल के साथ कंबाइन करता है. क्वेश्चन नंबर 39 है ये. एंड एज वी ऑल नो, MDG और SDGs इंपॉर्टेंट है. गोल्स तो अच्छे से आपको याद कर लेने हैं. MDG रिलेटिवली स्टेबल कंसेप्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट SDG आपको अपडेटेड रहना होगा. यस, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3. Goal 1 is of course achieving
सॉरी, इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सबसे पहला जो हमारा फोकस पॉइंट है वो है इराडिकेट करना एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। वही जब हम एसडीजी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे 0 गोल्स हो जाते हैं अबाउट दीज, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट गोल 2, जस्ट सेकंड टू इट इज यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। गोल 3 टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन। गोल 4 टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन सबका एक बार नोट कर लेंगे सभी कोई। As per which of the following banned the use of chlorofluorocarbon compounds as well as other ozone depleting chemicals? तो कौन सा ऐसा कन्वेंशन है, कौन सा ऐसा अग्रीमेंट है जिसने CFC कंपाउंड और इससे मिलते जुलते ODS, जिसको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या केमिकल्स कहते हैं, उसको बैन करने की पहल की थी? तो यस, इट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकॉज इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग दी यूजफुल और गुड ओजोन लेयर। सो लर्नर्स, इसके बाद था कॉम्प्रीहेंशन। सो कॉम्प्रीहेंशन का ये है पैसेज एंड क्वेश्चन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो मे बी आप इसे, I'll be sharing the PDF over Telegram, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस जो बच्चों ने दिए हैं मैं आप लोगों को एक बार मैच करवा दूं। So the answer to question number 46 is 2. आंसर टू 47 इज ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो है बुद्धा के इनलाइटनमेंट पे है, अंडर द बोधि ट्री के ऊपर बेस्ड है ये पूरा का पूरा पैसेज। काफ़ी अच्छा पैसेज है। द PDF विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम सो यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट, राइट। सो व्हाट इज द कोर ऑफ बुद्धा's टीचिंग समराइज्ड इन, सो सारी चीज़ों को इस पैसेज में डील किया गया था। और सिग्निफिकेंस ऑफ बोधि ट्री, ऑफ कोर्स वो ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्हें इनलाइटनमेंट मिला था। एंड 50th की उनकी टीचिंग्स ने स्प्रेड थ्रू आउट किया थ्रू द एफर्ट्स ऑफ हिज डिसाइपल्स। सो एज वी ऑल नो कि उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके शिष्यों ने उनके प्रयास को हर जगह तक पहुंचाया है। सो द PDF will be shared to all of you learners. Before we conclude, our UGC NET December 2024 foundation course is going live with paper 1 and paper 2 के ये सभी subjects बिल्कुल strategy के साथ, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल्स के साथ इसकी तैयारी कराई जा रही है। फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट जो कि आपकी परफेक्ट तैयारी करा देंगे दिसंबर एग्जाम के लिए। फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये है मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स। ये सारी बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं और ये होती हैं एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश ऑन आवर इंग्लिश चैनल, right? So I hope the session was informational for you. So I'll see you in the next class. Bye bye.